हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके's स्टडी कॉर्नर हिंदी। आप जैसे जानते हैं हम कर रहे थे क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 6 फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। तो ये वीडियो उसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट या वीडियोस की लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आइए आज हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं अभी तक हम कर चुके हैं कि फिज़िकल चेंजेस का मतलब है जब किसी चीज़ की साइज़, शेप और उसके जब उसकी साइज़, शेप, कलर, इन सब चीज़ों में चेंज आता है तो उसे हम फिज़िकल चेंज कहते हैं। और केमिकल चेंज का मतलब है जब किसी चीज़ के हम बोलते हैं कि जब किसी चीज़ के केमिकल फॉर्मूलेशन में चेंज आता है और एक नया प्रोडक्ट बनता है तो उसे हम केमिकल चेंज बोलते हैं। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। अभी तक हम कर चुके थे एक्टिविटी 6.7 तक, जहां हमने जाना कि जब हम कभी भी दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं तो हमें एक नया प्रोडक्ट मिलता है। तो आज हम करेंगे एक्टिविटी 6.8। टेक अबाउट अ टीस्पून फुल ऑफ विनेगर इन अ टेस्ट ट्यूब। मतलब एक टेस्ट ट्यूब में आप एक चम्मच भरकर विनेगर यानी सिरका लो। एड अ एड अ पंच ऑफ एड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा टू इट। अब आप इस पर एक चुटकी बेकिंग सोडा डालें। यू विल हेयर अ हिसिंग साउंड। तो आपको हिसिंग साउंड आएगा, मतलब आपको उसमें से कुछ उबलने जैसी दिखेगा और एक साउंड भी आएगा। एंड सी द बबल्स ऑफ गैस कमिंग आउट। और आप देखोगे कि उसमें से गैस के बबल्स उठते हुए बाहर आ रहे हैं। पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर एज शोन इन फिगर 6.5। अब ये जो गैस है आप इसको फ्रेशली प्रिपेयर्ड मतलब अभी के बने लाइम वाटर में से निकालिए। व्हाट हैपन्स टू द लाइम वाटर? द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब इज़ एज फॉलोज। तो जो आपकी टेस्ट ट्यूब है उसमें जो चेंज होगा वो होगा विनेगर मतलब एसिटिक एसिड प्लस बेकिंग सोडा, दैट इज सोडियम hydrogen carbonate becomes carbon dioxide and other substances. The reaction between carbon dioxide and lime is as follows। और इसके जो कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम के जो रिएक्शन होंगे आगे वो इस तरह से हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर बिकम्स कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। तो जैसा कि आपको फिगर 6.5 में दिखाया गया है, हमने एक टेस्ट ट्यूब है उसमें आपने विनेगर, उसमें बेकिंग सोडा डाला और फिर इसको आगे आगे एक ट्यूब से जाकर सीधा लाइम वाटर में छोड़ा। तो वहाँ पे जो होगा, वहाँ पे जो आपका बनेगा वो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। सो व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू द लाइम वाटर, मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम लाइम वाटर के बीच में से गुजारते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड। तो वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बनता है विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की। इसकी वजह से जो लाइम वाटर होता है वो मिल्की मीन्स दूधिया, हल्का ऐसा पानी बन जाता है जैसे कि उसमें दूध मिक्स किया हो। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज़ अ स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी जो हमारा लाइम वाटर है वो मिल्की बन जाता है तो ये स्टैंडर्ड टेस्ट है, मतलब ये पक्की बात है कि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। यू विल यूज़ इट इन चैप्टर 10। और यही एक्सपेरिमेंट आप चैप्टर 10 में भी यूज़ करोगे टू शो दैट एयर वी ब्रीथ आउट इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। जब आप ये शो करोगे कि जो हवा हम एक्सहेल करते हैं, मतलब जब हम सांस छोड़ते हैं तो जो हवा हमारे शरीर से बाहर आती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक होती है। सो एक्टिविटीज़ 6.6 to 6.8 शो दैट each change in each change one or more new substances were formed। मतलब आपने एक्टिविटी 6.6 से लेकर 6.8 में देखा कि जब भी कोई चेंज होता है तो उसके साथ एक नया सब्सटेंस बनता है। इन एक्टिविटी 6.6 द ऐश वाज द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। अगर हम देखें
तो 6.6 जो एक्टिविटी थी उसमें ऐश मतलब राख बनी थी, जो कि एक नया सब्सटेंस था, नई वस्तु थी। कब बनी थी? जब व्हेन मैग्नीशियम वाज बर्nt, जब हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया था। In activity 6.7, the reaction of copper sulfate with iron produced iron sulfate and copper। और जब हमने एक्टिविटी 6.7 की थी तो उसमें कॉपर सल्फेट की जब लोहे के साथ रिएक्शन हुआ तो आयरन सल्फेट बना और कॉपर बना। बोथ ऑफ दीज आर न्यू सब्सटेंसेस, तो ये दोनों ही नई सब्सटेंस, नई चीज़ें थी। कॉपर वॉज डिपॉजिटेड ऑन द शेविंग ब्लेड ऑफ आयरन, जो कॉपर था वो लोहे की जो शेविंग ब्लेड था उसके ऊपर इकट्ठा हुआ था। इन एक्टिविटी 6.8, विनेगर एंड बेकिंग सोडा टुगेदर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर हम एक्टिविटी 6.8 की बात करें तो इसमें जो सिरका था और बेकिंग सोडा दोनों ने मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाई थी, विच टर्न्ड लाइम वाटर मिल्की, जिसकी वजह से जो चूने वाला पानी था वो दूधिया हो गया था। नाउ कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। तो क्या आप नए सब्सटेंस, जो नई चीज़ बनी, आप उसके बारे में बता सकते हो? तो वो नई चीज़ तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही थी। अब इसके बाद हमारे पास है अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इज़ कॉल्ड अ केमिकल चेंज। मतलब ऐसा बदलाव, ऐसा चेंज जिसमें एक या एक से ज़्यादा नई चीज़ें बनती हैं, नई वस्तुएं बनती हैं, उसे हम केमिकल चेंज का नाम देते हैं। अ केमिकल चेंज इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। तो ये जो केमिकल चेंज होता है इसे हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। केमिकल चेंजेस आर वेरी इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइव्स। तो ये जितने भी केमिकल बदलाव हैं ये हमारे जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। ऑल न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस। मतलब जब भी हम नई नई वस्तुएं बनाते हैं तो वो सब वस्तुएं केमिकल चेंजेस की वजह से ही बनती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि इफ़ मेटल इज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एन ओर, अगर हमें किसी ओर होता है, जब हम ज़मीन में से, मिट्टी में से किसी धातु को निकालते हैं तो उसमें बहुत सी और चीज़ें भी मिली होती हैं और उस मिश्रण को ओर कहते हैं। तो जब भी हमें किसी मिश्रण में से मेटल को निकालना होता है, सच एज आयरन फ्रॉम द आयरन ओर, जैसे कि लोहे को उस आयरन ओर में से निकालना हो, सो वी नीड टू कैरी आउट अ सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस। तो उसके लिए हमें बहुत से केमिकल चेंजेस करवाने पड़ते हैं। अ मेडिसिन इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ अ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसी तरह से अगर हम दवाइयों की बात करें तो जो दवाइयाँ होती हैं वो भी बहुत से केमिकल रिएक्शंस का रिज़ल्ट होती हैं। यूज़फुल न्यू मटेरियल, बहुत सी हमारे प्रयोग में आने वाली वस्तुएं, सच एज प्लास्टिक एंड डिटर्जेंट, जैसे कि प्लास्टिक हुआ या कपड़े धोने वाला पाउडर हुआ, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शंस। तो ये सब भी केमिकल रिएक्शंस की वजह से ही बनते हैं। Indeed, every new material is discovered by studying the chemical changes। बिना शक हर जो नया सामान बनता है वो सब केमिकल चेंजेस की वजह से ही बनता है। सो वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल चेंज। तो हमने अभी तक देखा कि केमिकल चेंज जब होता है तो एक या एक से ज़्यादा नई चीज़ें बनती हैं। इन एडिशन टू द न्यू प्रोडक्ट, मतलब नई चीज़ बनने के अलावा, द फॉलोइंग में ए कंपनी अच्छी केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज में और भी बातें हो सकती हैं, जैसे कि नंबर 1, हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन में बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब। तो जब केमिकल चेंज होता है तो हो सकता है कि हीट मतलब ताप निकले, लाइट मतलब रोशनी निकले, या फिर कोई और रेडिएशन भी आ सकती है, या फिर कोई ये सब चीज़ें एब्जॉर्ब मतलब ख़त्म भी हो सकती हैं। साउंड में भी प्रोड्यूस्ड, आवाज़ भी आ सकती है। अ चेंज में स्मेल, अ चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस, मतलब जो वहाँ पे स्मेल है वो भी बदल सकती है, और अ न्यू स्मेल में भी गिवन ऑफ, या फिर नई तरह की स्मेल भी वहाँ पे फैल सकती है। कलर चेंज में टेक प्लेस, मतलब रंग बदल सकता है वस्तु का।
गैस में बी फॉर्म्ड, कोई नई गैस भी बन सकती है। नाउ लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स। आओ अब हम कुछ और एग्जांपल्स पढ़ते हैं। यू सॉ दैट द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज़ अ केमिकल चेंज। अब आपने देखा है कि जो केमिकल रिबन जब जलता है तो वो एक जब मैग्नीशियम का रिबन जलता है तो वो एक केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कोल, वुड और लीव्स इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज। मतलब जब भी कभी कोयला, लकड़ी या पत्ते जलते हैं तो वो भी एक केमिकल चेंज है। इनफैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज़ अ केमिकल चेंज। और सच्चाई तो ये है कि जब भी कोई वस्तु जलती है तो उसका जलना जो है वो केमिकल चेंज है। बर्निंग इज़ ऑलवेज accompanied बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट। और जब भी कहीं कोई चीज़ जलती है तो उसकी वजह से ताप मतलब हीट पैदा होती है। एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क इज़ अ चेंज। मतलब जब भी कभी पटाखे जलते हैं उनमें विस्फोट होता है तो वो भी एक केमिकल चेंज है। यू नो दैट सच एक्सप्लोजन प्रोड्यूसेस हीट, लाइट, साउंड एंड अनप्लेजेंट गैसेस दैट पोल्यूट द एटमॉस्फेयर। मतलब अब आप अच्छे से जानते हो जब भी ऐसे विस्फोट होते हैं, मतलब फायरवर्क पटाखों के विस्फोट होते हैं, तब उसकी वजह से हीट मतलब गर्मी पैदा होती है, लाइट रोशनी पैदा होती है, साउंड आवाज़ पैदा होती है एंड अनप्लेजेंट गैसेस। अनप्लेजेंट मतलब जो हमारे लिए अच्छी ना हो, तो हमारे लिए जो गैसें अच्छी नहीं हैं ऐसी गैसें पैदा होती हैं दैट पोल्यूट द एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से जो वातावरण है वो दूषित हो जाता है। दैट इज़ वाई यू आर एडवाइज्ड नॉट टू प्ले विथ फायरवर्क। तो यही कारण है कि आपको पटाखों से ना खेलने की सलाह दी जाती है। When the food gets spoiled, it produces a foul smell। मतलब जब भी हमारा खाना खराब हो जाता है तो उससे गंदी स्मेल आती है। Shall we call it this change a chemical change? तो क्या हमें इसे एक केमिकल चेंज बोलना चाहिए? You must have noticed that a slice of an apple acquires a brown color if it is not consumed immediately। मतलब आपने अपनी लाइफ में देखा होगा कि जो अगर हम सेब को काट कर रख दें और उसे हम तुरंत नहीं खाएं तो जो उसकी बाहर है वाइट वाली लेयर वो ब्राउन हो जाती है। इफ़ यू हैव नॉट सीन दिस चेंज इन कलर, कट अ फ्रेश स्लाइस ऑफ एप्पल एंड कीप इट अवे फॉर सम टाइम। मतलब अगर आपने ऐसा नहीं देखा तो अभी आप एक ताज़े सेब को काटें और उसकी जो एक स्लाइस है उसे कुछ समय के लिए बाहर छोड़ दें। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद द स्लाइस ऑफ पोटैटो और ब्रिंजल। और यही आप एक बैंगन या फिर आलू के साथ भी करके देखें। द चेंज ऑफ द कलर इन दीज केसेस इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सब्सटेंस। मतलब ये जो सामान है जैसे आलू हुआ, बैंगन हुआ या सेब हुआ, तो इनमें जो चेंज होता है कलर का वो नई सब्सटेंस मतलब नई वस्तु बनने से होता है। आर नॉट दी चेंजेस केमिकल चेंजेस? बिल्कुल ये भी केमिकल चेंजेस ही हैं। अब इसके बाद है इन चैप्टर 5 यू न्यूट्रलाइज्ड एन एसिड विद अ बेस। मतलब जब आपने चैप्टर 5 किया था तो आपने वहाँ पे एक एसिड को न्यूट्रलाइज किया था और उसे बेस बना दिया था। इज़ न्यूट्रलाइजेशन अ केमिकल चेंज? क्या न्यूट्रलाइजेशन भी एक केमिकल चेंज है? चलिए अब इसके बाद हम जानते हैं अब प्रोटेक्टिव शील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी छोटा सा क्वेश्चन बनाकर पूछ लेते हैं। तो यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द ओजोन लेयर इन आवर एटमॉस्फेयर। तो आपने हमारे वातावरण में ओजोन लेयर के बारे में पढ़ा होगा। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दैट कम फ्रॉम द सन। ये जो ओजोन लेयर होती है ये सूरज से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती है उससे हमारी पृथ्वी को बचाती है। ओजोन अब्जॉर्ब्स द रेडिएशन एंड ब्रेक्स डाउन इनटू ऑक्सीजन। जो ओजोन लेयर होती है ये उस जो रेडिएशन होती है उसे एब्जॉर्ब मतलब उसे अपने अंदर समा लेती है और उसको ऑक्सीजन में बदल देती है। ऑक्सीजन इज़ डिफरेंट फ्रॉम ओजोन। जो ऑक्सीजन गैस होती है वो ओजोन से पूरी तरह से अलग है। कैन बी कॉल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन अ केमिकल चेंज? तो क्या हम ओजोन जो रेडिएशन होती है, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, वो जब ओजोन लेयर की वजह से ऑक्सीजन बनती है तो क्या हम इसे केमिकल चेंज बोलते हैं? बिल्कुल ये एक केमिकल चेंज ही है जिसमें कि एक नया प्रोडक्ट ऑक्सीजन बनता है।
If ultraviolet radiations were not absorbed by ozone, it would reach the earth's surface and cause harm to us. मतलब अगर जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उसे ओजोन लेयर अपने अंदर एब्जॉर्ब ना करती तो वो हमारी पृथ्वी पे पहुंचती और उसकी वजह से हमें बहुत नुकसान होता. ओजोन एक्ट एज ए नेचुरल शील्ड अगेंस्ट दिस रेडिएशन. तो जो ओजोन लेयर है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें बचाने के लिए एक कुदरती रूप से बनी हुई छतरी या कुदरती रूप से बनी हुई ढाल का काम करती है. रस्टिंग ऑफ आयरन. तो अभी हम पढ़ेंगे जंग लगना, मतलब जो लोहे को जंग लगना है वो क्या होता है. लेट अस गो बैक टू रस्टिंग. तो चलिए फिर से रस्टिंग मतलब जंग लगने वाली एक्टिविटी के बारे में सोचते हैं. दिस इज़ वन चेंज दैट अफेक्ट्स द आयरन आर्टिकल्स. ये एक ऐसा बदलाव है जिसकी वजह से लोहे की बनी हुई चीज़ों पे असर पड़ता है. एंड स्लोली डिस्ट्रॉयज देम. और उसके बाद वो धीरे धीरे ख़राब हो जाती हैं. Since iron is used in making bridges, ship, car, truck bodies and many other articles, the monetary loss due to rusting is huge. क्योंकि जो लोहा है हम उसे पुल बनाने के लिए, जहाज़ बनाने के लिए, कारें बनाने के लिए, ट्रक की बॉडी बनाने के लिए और बहुत सी चीज़ें बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं. इसलिए ये जो जंग लगने की वजह से होने वाला नुकसान है वो बहुत ज़्यादा होता है. द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन. अगर हम देखें तो जो रस्टिंग जंग लगने का प्रोसेस है वो नीचे लिखी इक्वेशन से दिखाया जा सकता है. आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर. मतलब आयरन फेरस प्लस ऑक्सीजन. जो हवा एयर से लेते हैं, ऑक्सीजन हवा से लेते हैं, प्लस वाटर. और जो पानी है, जब जो लोहा है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पानी के संपर्क में आता है तो इट रिजल्ट्स इनटू रस्ट. दैट रस्ट मतलब आयरन ऑक्साइड. फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज़ इसेंशियल. मतलब जंग लगने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं. पहली बात ऑक्सीजन का होना, दूसरा पानी. पानी चाहे सीधा उसके ऊपर पड़े लोहे की वस्तु पे या फिर हवा में जो वाटर वेपर है वो. इनफैक्ट इफ़ द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज़ हाई. मतलब सच्चाई ये है कि अगर हवा में नमी ज़्यादा है, विच मीन्स इफ़ इट इज़ मोर ह्यूमिड, रस्टिंग बिकम्स फास्टर. मतलब अगर हवा जो है वो नमी वाली है तो वहाँ पे रस्टिंग यानी जंग जो है वो जल्दी से लगेगा. सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग. तो सोचने की बात है कि हम जंग लगने को कैसे रोक सकते हैं. प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन, वाटर और बोथ. तो इसके लिए ज़रूरी होता है जो लोहे की वस्तुएं हैं उन्हें हम सीधा हवा के या फिर सीधा पानी के संपर्क में आने से रोक दें. वन सिंपल वे इज़ टू अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस. तो इसका सबसे आसान जो एक तरीका है वो ये है कि लोहे की वस्तु के ऊपर या तो पेंट कर दिया जाए या फिर उस पर ग्रीस लगा दिया जाए. In fact, these coats should be applied regularly to prevent rusting. तो सच्चाई तो ये है कि जो पेंट का है, मतलब पेंट के कोट बार बार हमें पेंट करते रहना चाहिए या फिर बार बार उस पर ग्रीस लगाते रहना चाहिए ताकि लोहे की वस्तु जो है उस पर जंग ना लगे. Another way is to deposit a layer of a metal like chromium or zinc on iron. तो दूसरा तरीका जो है वो है कि लोहे की बाहरी सतह के ऊपर क्रोमियम या जिंक जो है उसकी लेयर या उसकी परत चढ़ा दी जाए. This process of depositing a layer of zinc on iron is called galvanization. मतलब ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम लोहे के ऊपर जिंक जो है उसकी एक लेयर चढ़ाते हैं, इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है. द आयरन पाइप्स वी यूज इन आवर होम्स टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग. तो जो हम अपने घर में पाइप्स यूज़ करते हैं लोहे की, जहाँ जिससे कि पानी एक जगह से दूसरी जगह पहुँचता है, उन पाइप्स को वो जो पाइप्स होती हैं उनको गैल्वेनाइज्ड किया जाता है ताकि उन्हें जंग ना लगे.
You know that ships are made of iron and part of them remain under water. तो हम ये अच्छे से जानते हैं कि जो जहाज़ हैं वो लोहे से बनाए जाते हैं और उसके बहुत से हिस्से ऐसे होते हैं जो पानी में डूबे रहते हैं। एंड वन पार्ट अबव वाटर ऑल्सो, और उसका कुछ हिस्सा पानी के ऊपर भी रहता है। वाटर ड्रॉप्स कीप क्लिंगिंग टू शिप्स आउटर सरफेस, तो जो पानी की बूंदें होती हैं वो पानी के जो जहाज़ होता है उसकी ऊपरी सतह के ऊपर चिपकती रहती हैं। मोर ओवर वाटर ऑफ द सी कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स, इसके अलावा जो समुंदर का पानी होता है उसमें बहुत से नमक भी होते हैं। द सॉल्ट वाटर मेक्स द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर, तो ये जो नमक वाला पानी होता है, ये जो अलग अलग सॉल्ट्स वाला पानी होता है, इसकी वजह से भी रस्टिंग मतलब जो जंग लगने की प्रक्रिया है वो तेज हो जाती है। Therefore, the ship suffers a lot of damage from rusting. इसकी वजह से जो जहाज़ होता है उसको जंग लगने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटेड, चाहे कि हमने उस पर पेंट भी किया हो। सो मच दैट अ फ्रैक्शन ऑफ शिप्स आयरन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड एवरी ईयर, और ये नुकसान इतना होता है कि हर साल लोहे का कुछ हिस्सा उसमें बदलना पड़ता है। सो कैन यू इमेजिन द मॉनेटरी लॉस टू द वर्ल्ड, तो आप सोच सकते हो कि हमें हर साल कितना ज़्यादा नुकसान होता होगा। अब यहाँ पे ब्लू बॉक्स पढ़ते हैं। स्टेनलेस स्टील इज मेड बाय मिक्सिंग आयरन विद कार्बन एंड मेटल्स लाइक क्रोमियम, निकल एंड मैंगनीज, सो इट डज नॉट रस्ट। अब इस तरह से एक नया प्रोडक्ट बना है स्टेनलेस स्टील। ये जो प्रोडक्ट है स्टेनलेस स्टील, इसे लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकल या मैग्नीज मिक्स करके बनाया जाता है, और इसका सबसे अच्छा गुण ये है कि इसे जंग नहीं लगता। अब इसके बाद है क्रिस्टलाइजेशन। ध्यान से पढ़िए बच्चों। इन क्लास 6 यू हैव लर्न दैट सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। तो हमने क्लास 6 में ये अच्छे से पढ़ा कि जो नमक है वो हमें जो सूरज जो समुंदर का पानी है, जब हम उसे वाष्पित करते हैं, इवेपोरेट करते हैं समुंदर के पानी को सूरज की रोशनी की प्रेजेंस में, तो वहाँ से हमें नमक मिलता है। सॉल्ट ऑब्टेन्ड इन दिस मैनर इज़ नॉट प्योर, और इस तरह से जो नमक मिलता है वो शुद्ध नहीं होता। एंड इट्स क्रिस्टल्स आर स्मॉल, और उसके जो कण हैं वो बहुत छोटे होते हैं। द शेप ऑफ द क्रिस्टल्स कैन नॉट बी सीन क्लियरली, तो जो इसके कण होते हैं उनकी शेप भी हम आसानी से नहीं देख पाते। हाउ एवर लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस कैन बी फॉर्म्ड, लेकिन सच्चाई ये है कि जो शुद्ध सब्सटेंस, शुद्ध चीज़ें होती हैं, उनके बड़े बड़े कण जो हैं वो भी बनाए जा सकते हैं फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस, उनके जो घोल हैं वहाँ से उनके बड़े बड़े कण बनाए जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन, और यही बड़े कण बनाने की प्रक्रिया को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिजिकल चेंज, तो जो क्रिस्टलाइजेशन है ये फिजिकल चेंज का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अब हमारे पास है एक्टिविटी 6.9। टेक अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर। अब आप एक बीकर में पानी लें, एक कप पानी लें। एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डालें। हीट द वाटर, इस पानी को गर्म करें। व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली, जब ये पानी उबलना शुरू हो जाए तो इसमें थोड़ा सा कॉपर सल्फेट पाउडर डालें। वाइल स्टरिंग कॉन्टीन्यूसली, और इसे लगातार हिलाते जाएं। कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिसॉल्व, और आप कॉपर सल्फेट का पाउडर तब तक डालते रहें जब तक उसमें और पाउडर ना घुले। नाउ फिल्टर द सोल्यूशन, अब आप इसको छान लें। अलाउ इट टू कूल, अब आप इसे ठंडा होने दें। डू नॉट डिस्टर्ब द सोल्यूशन व्हेन इट इज़ कूलिंग, तो जब ये सोल्यूशन ठंडा हो तब तक आप उसे ना हिलाएं। लुक एट द सोल्यूशन आफ्टर सम टाइम, अब थोड़े समय बाद आप इसको देखो। कैन यू सी द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, तो क्या आपको उसमें कॉपर सल्फेट के कण दिख रहे हैं? इफ़ नॉट वेट फॉर सम मोर टाइम, अगर ऐसा ना हो तो थोड़ा और समय के लिए रुको।
यू हैव लर्नड अबाउट द फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। तो अभी तक आपने इस चैप्टर में फिज़िकल और केमिकल चेंजेस के बारे में देखा। नाउ ट्राई टू आइडेंटिफाई द चेंजेस दैट यू ऑब्जर्व अराउंड यू एज फिज़िकल और केमिकल चेंजेस। तो मतलब अभी तक आपने जितने भी चेंजेस आप अपने आसपास हर रोज़ देखते हो, ये पहचानने की कोशिश करो कि वो फिज़िकल चेंज है या केमिकल चेंज। तो आई होप आपको ये चैप्टर अभी तक अच्छे से समझ में आया। कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।